नमस्कार। मैं सोमेश कुमार खितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसके जो टर्मिनोलॉजी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, चूँकि अभी प्राइवेट का फॉर्म भरा रहा है, और रेगुलर के छात्र भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है उनको कि ये वास्तव में क्या है। उनमें जो शब्दावली है उन सब पर हम बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले जो भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्वाध्यायी छात्रों के लिए, उसमें मैंने जो बोलने के टाइम जो है वो मैंने एक जी को जनरल इलेक्टिव बोल दिया था। जब शुरुआत में 2 टर्म में जनरल इलेक्टिव बोला हूँ, जबकि लास्ट में एक बार और जब इसकी बात आई है जी की, तो वहाँ पर मैं जेनेरिक इलेक्टिव बोला हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वो जी का मतलब जेनेरिक इलेक्टिव है। चलिए, इसी संबंध में हम जो उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित 2020 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल ये छात्र छात्राओं को जो अभी वर्तमान में, चाहे वो नियमित हो चाहे स्वाध्यायी हो, वो दोनों के लिए उपयोगी है। देखते हैं, पहला इसमें प्रश्न ऐसा कहा गया है कि प्रदेश में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। तो ये पहला प्रश्न कि, तो इसका जवाब ये है कि प्रदेश में सत्र 2024-25 से समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए एवं बीसीए के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ये किसके लिए है? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के लिए। ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही है, याद रखेंगे आप। केवल फर्स्ट ईयर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। इसके पश्चात देखें, सेमेस्टर से क्या तात्पर्य है। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एनईपी 2020 है, इसमें जो फर्स्ट ईयर है वो सेमेस्टर पद्धति पर आधारित हो गया है। पहले एनुअल एग्जाम होता था बेस्ट सेमेस्टर। तो सेमेस्टर वास्तव में है क्या? इसका जवाब देखते हैं। सेमेस्टर का जो तात्पर्य है वो प्रति 6 माह की अध्ययन अध्यापन की अवधि है। मतलब हर 6 महीना में एक कोर्स दिया रहेगा, उस कोर्स को कंप्लीट करना है और फिर उसका एग्जाम होना है। ये है। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य या टीचिंग लर्निंग एवं उसके मूल्यांकन कार्य संपादन हेतु 6 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है। मतलब 6 महीने में आपको कोर्स पढ़ाना भी है और परीक्षा भी लेना है। जहाँ एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह या 90 दिवस शैक्षणिक कार्य किया जाना सुनिश्चित होता है। याद रखेंगे, एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह हमको पढ़ाना होता है और 90 आपका शैक्षणिक कार्य होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, दूसरा है क्रेडिट। एक शब्दावली आया है, इसमें क्रेडिट से क्या तात्पर्य है, क्या है आखिर क्रेडिट? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा, क्रेडिट जो मार्क्स पहले हमको एनुअल एग्जाम में जो मार्क्स दिया जाता था, अंक प्रदान किया जाता था, वो अब अंक प्रदान न करके अब क्रेडिट प्रदान किया जाएगा विद्यार्थियों को। तो इसका देखते हैं मूल्यांकन कैसे होगा। सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर, एक पीरियड या एक कालखंड, एक घंटा का जो अध्यापन है प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए, टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। मतलब 1 घंटा प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट। मतलब 15 सप्ताह अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घंटे या कालखंड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य एक क्रेडिट होगा। मतलब आप 15 घंटे पढ़ाएंगे या 15 कालखंड लेंगे किसी विषय का, तो उससे एक क्रेडिट छात्र प्राप्त करेंगे। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स है, फील्ड कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य है हेतु 2 कालखंड या पीरियड या घंटा का अध्यापन या प्रशिक्षण और प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घंटे का कालखंड किया गया प्रयोगशाला, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क का एक क्रेडिट होगा। देखिए, सैद्धांतिक के लिए आपको 15 घंटे और इसमें प्रैक्टिकल के लिए 30 घंटे। उसके बाद एक नया टर्मिनोलॉजी शब्द है CBCS। से क्या तात्पर्य है, तो इसको देखते हैं। CBCS का पूर्ण रूप है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखेंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है। देखिए, मतलब एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय को पढ़ सकता है। यही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो हम आगे आपको बताएंगे कि जो आर्ट्स का छात्र है वो मैथ्स से भी ले सकता है, मैथ्स का छात्र है वो हिस्ट्री भी ले सकता है। तो ये उसका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है।
एक और प्रश्न इसमें आता है बहुप्रवेश एवं बहुनिकास, जिसको हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक शब्दावली है एनईपी 2020 में। तो बहुप्रवेश एवं बहुनिकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है, परंतु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है, ये ऐसा नहीं कि बीच में जबरन आप छोड़ देंगे। आपको कोई विशेष परिस्थिति आपके पास आ गया तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि उससे बाहर आ सकते हैं, बाद में फिर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेड अवधि है। मैक्सिमम 7 वर्ष में ये कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा स्नातक के पाठ्यक्रम को। उसी बीच में आप मल्टीपल एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। 7 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अधिकतम समय 7 वर्ष का दिया जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहुप्रवेश एवं बहुनिकास का लाभ अधिकतम 7 वर्ष के अंतर्गत ही लिया जा सकेगा। तो ये हो गया मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। अब देखिए इसमें बहुत सारे शब्द नए हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डीएससी, डीएसई, जीई, एईसी, एसीसी और वीएससी का क्या तात्पर्य है, इन सब टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। देखते हैं, इसमें एक एक करके देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुसंकायी एवं बहुविषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किए जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें पहला है डीएससी। डीएससी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, हिंदी में कहते हैं विषय विशिष्ट पाठचर्या। इसका मतलब है कि किसी विषय या डिसिप्लिन को परिभाषित करने वाला मूल पाठचर्या को ही डीएससी कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यार्थियों द्वारा चयनित 3 विषय डिसिप्लिन के डीएससी के अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है। इसको आप ऐसा समझिए, यदि कोई छात्र बीएससी मैथ्स का है तो क्या 3 विषय मेन लेगा, फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा और मैथ्स लेगा। और इसी प्रकार बायो वाला है, बॉटनी लेगा, जूलॉजी लेगा और केमिस्ट्री लेगा। इसी प्रकार यदि आर्ट्स का कोई विषय विद्यार्थी है तो हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी लिया हो। तो ये 3 विषय जो मेन विषय 3 होते हैं उसके, वो आपका डीएससी कहलाता है। ये याद रखेंगे आप, जितने भी प्राइवेट छात्र हैं और रेगुलर छात्र हैं, डीएससी उन्हीं को कहा जाता है। और उसके बाद है दूसरा शब्दावली है एक डीएसई। इसमें देखते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसका देखते हैं विषय विशिष्ट ऐच्छिक। किसी विषय या डिसिप्लिन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठचर्या को डीएससी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंटर डिसिप्लिनरी पाठचर्या भी शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय या डिसिप्लिन के डीएससी का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा। ये तीसरे सेमेस्टर से प्रारंभ होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है शब्दावली है वो है जी। ये इस बहुत छात्र इसको पूछते हैं कि क्या है जी करके। तो जी जेनेरिक इलेक्टिव, सामान्य ऐच्छिक। मैंने लास्ट वीडियो में इसको जनरल इलेक्टिव बोल डाला था, लेकिन वास्तव में जेनेरिक इलेक्टिव है। बाद में उसका मैं लास्ट में जेनेरिक इलेक्टिव ही बोला हूँ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जेनेरिक इलेक्टिव है। मूल संकाय के अंतर्गत के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय या डिसिप्लिन के कोर्स को ही जेई कहा जाता है। मतलब यहाँ पर यदि कहा जाए कि यदि बीएससी मैथ्स का जो छात्र है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, तो वो 3 उसके ये हो गए, लेकिन जी के रूप में एक अन्य विषय लेगा जो उस संकाय का नहीं होगा। तो जैसे आर्ट्स का वो हिंदी ले सकता है, हिंदी लिटरेचर ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है। तो इसी प्रकार की ये जो विषय है मूल उसके 3 जो विषय हैं उससे अलग होने चाहिए, दूसरे पाठ्यक्रम का होना चाहिए। तो वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसिप्लिन के कोर्स का चयन जी के रूप में किया जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विज्ञान एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के, तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स जी के रूप में चयन कर सकते हैं। मतलब उस विषय का, अपना विषय का नहीं होना चाहिए, दूसरे अन्य संकाय का वो ले सकता है, जिसको हम जी कहते हैं, जेनेरिक इलेक्टिव कहते हैं।
यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा जी का चयन किया जाना अनिवार्य है। देखिए जी का होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अनिवार्य रूप से, ये 2 सेमेस्टर तक चलेगा। तथापि तृतीय सेमेस्टर से जी के चयन करना या नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही आपको जी का चयन करना है, उसके बाद आपकी इच्छा है कि आगे और लेंगे कि नहीं। इसके बाद तीसरा एक टर्म है आपका एईसी, जिसको कहते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये योग्यता अभिवृद्धि पाठचर्या है। सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रसिद्ध करने वाले कोर्स को एईसी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान संबंधित पाठचर्या सम्मिलित होता है। मतलब इसमें एसी में पर्यावरण हो जाएगा आपका, आधार पाठ्यक्रम का हिंदी भाषा हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा हो जाएगा, ये 3 चीज़ एईसी आएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एईसी का चयन कैसे कैसे होगा। जैसे बीकॉम वाला पर्यावरण पढ़ेगा, बीएससी वाला आपका इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेगा, और बीए वाला जो है वो आपका हिंदी लैंग्वेज पढ़ेगा। तो ये बटा हुआ है। पहले क्या करते थे, हम एक साथ पढ़ते थे तीनों को, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और पर्यावरण को। लेकिन एईसी की इसके अंतर्गत अब संकायवार उसको बदल दिया गया है कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जो छात्र हैं वो तीनों अलग अलग पढ़ेंगे, जिसका विवरण मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। इसके अंतर्गत भाषा और पर्यावरण के ज्ञान संबंधित पाठचर्या सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2-2 क्रेडिट के एईसी का अध्ययन किया जा सकेगा। मतलब ये है पहले से 4 सेमेस्टर तक 2-2 क्रेडिट मिलेगा एईसी का अध्ययन करने पर, जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित है। तो ये हो गया एईसी। इसमें एसीसी के बारे में देखते हैं। एसीसी तो ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, कौशल अभिवृद्धि पाठचर्या है। उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स को एसीसी कहा जाता है। प्रावधान अनुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर प्रथम, द्वितीय, क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सेमेस्टर में अध्यापन किया जाएगा। एसीसी का जो अध्ययन है सेकंड, चतुर्थ और फोर्थ और सिक्स और 5 सेमेस्टर में इसका अध्ययन होगा। उसके बाद एक नया शब्दावली है वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स या वैल्यू एडिशन कोर्स, मूल्यवर्धित पाठचर्या। इसमें क्या होता है कि उपयुक्त स्नातक में कौशलता को यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स को वीएसी कहा जाता है। प्रावधान के अनुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर में अध्ययन किया जा सके। देखिए वीएसी आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिर तीसरा में पढ़ेंगे, फिर पांचवा में पढ़ेंगे। तो ये वीएसी आपको महाविद्यालय उपलब्ध कराएगा। एक लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक लिस्ट बताया था, लेकिन उस लिस्ट में से महाविद्यालय में जो संचालित करना चाहे वैल्यू एडेड कोर्स, उसी में से आपको वैल्यू एडेड कोर्स को लेना है। ये हो गया। वीएसी में बहुत सारे बातें हैं, इसमें आपका हर टॉपिक से, हर विषय से संबंधित है। जो आपको अच्छा लगे उससे आप चुनकर अब ले सकते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रावधान, इसमें कहा गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ऐसा करके। तो देखते हैं इसमें ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रावधान है इसमें, जो पूर्णतः विद्यार्थी की इच्छा पर आधारित होगा। मतलब 3 वर्ष का भी कर सकता है जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, और उसके बाद 4 वर्ष का एक्स्ट्रा है जो अलग है, वो उसका क्या है देखते हैं। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 3 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। ठीक है, अब मिल गया उसको 3 वर्ष बाद। यदि वो 4 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं है, उसको कोई बाध्यता नहीं कि 4 वर्ष पूर्ण ही करे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि करना चाहता है तो क्या होगा, यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन करना चाहता है तो चौथे वर्ष 7वां और 8वां सेमेस्टर हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। ये महत्वपूर्ण चीज जुड़ा है इसमें, ऑनर्स। पहले इसमें नहीं रहता था, लेकिन इस बार एनईपी 2020 के अंतर्गत ऑनर्स जुड़ा है। 3 वर्ष के पश्चात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में ऑनर्स विथ रिसर्च या ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रवेश होगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, 75% होना चाहिए आपका 6 सेमेस्टर तक। ठीक है, 3 वर्ष तक आपका जो मूल परसेंटेज आना चाहिए उस मिलाकर वो 75 या उससे अधिक होना चाहिए। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 या कम है तो वह केवल ऑनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।
75 से कम है, तो यदि अधिक है तो ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स पाठ्यक्रम में वो प्रवेश लेगा। देखिए उसके बाद है, क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है। ये और एक बात कही गई है कि 1 वर्ष आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलेगा। तो क्या हम ऐसा विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि मैं यदि छोड़ दूंगा 1 साल के बाद तो क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका क्या महत्व होगा आगे, या ऐसी बहुत सारी बातें हैं, क्या वो यूजफुल है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित है। कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, जो छात्र हैं वो कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं चल रहा है, ये ग्रेजुएशन का स्नातक पाठ्यक्रम चल रहा है। परंतु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेता है तब परिस्थिति बस किसी कारण से, आर्थिक, पारिवारिक या अन्य किसी कारण से पाठ्यक्रम को 1 वर्ष या 2 सेमेस्टर के पश्चात छोड़ना चाहता है, तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अंक अर्जित करते हुए अतिरिक्त 4 क्रेडिट का वोकेशनल या कौशल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। देखो ये 40 क्रेडिट सेमेस्टर के कुल 40 में से यदि 20 अर्जित करता है तो 4 क्रेडिट उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं से उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से उसको अर्जित करना ही पड़ेगा, ये छोड़ दिया है तो। जैसे इसके लिए हम आपको बताए थे, उसकी स्वयं है जो ऑनलाइन कोर्स है, मूक है, तो वहाँ से वो कर सकता है। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। देखिए सर्टिफिकेट भी क्या है, अनिवार्य है कि 4 क्रेडिट अंक उसको लेना ही पड़ेगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, उसको छोड़ के चला जाएगा। तो ये 4 क्रेडिट अंक उसको लेना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। यदि 2 वर्ष 4 वर्ष के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 4 और क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अर्जित करनी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 40 के बाद फिर 40 अर्जित करेगा तो 80 हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी उसको 4 अतिरिक्त और अर्जित करना पड़ेगा, तभी वो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तदनुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत क्लियर स्पष्ट दिया गया है इसमें कि डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा। क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक विषय के डीएससी का चयन किया जा सकता है। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधानानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के एक ही 3 विषय का चयन कर सकता है। अलग अलग से संकाय से विषय डिसिप्लिन चयन करने का प्रावधान नहीं है, अपितु अन्य संकाय से विषय या डिसिप्लिन चयन जी के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों में से एक विषय ले लिया वो तो ऐसा चुन के नहीं, आपको जो कला का 3 विषय है वो 3 विषय ही लेना पड़ेगा, आपको विज्ञान का 3 विषय है तो 3 विषय लेना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद ही आप जी के रूप में अन्य संकाय का विषय ले सकते हैं। तो एकदम क्लियर चीज यहाँ पर दिया गया है। क्या विद्यार्थी जी में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है वो। वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय उसी विषय का चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है। हाँ, लेकिन एक बाध्यता है कि महाविद्यालय में वो विषय होना चाहिए, उस विषय को वो ले सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन वो विषय यदि उस महाविद्यालय में नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, वो फिर वो नहीं ले पाएगा। प्रश्न 11 है, इसमें है, क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय या विषयों का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है? वर्तमान में लागू प्रावधान अनुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में उपलब्ध है। मतलब वो एक इसमें शुरुआत में ये चीज़ दिया गया है क्योंकि सभी महाविद्यालय में संभव नहीं है कि हर कोर्स उपलब्ध हो, इसलिए ये कहा गया है कि अभी कि जो महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहे हैं उसी में से उनको चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्वयं और मूक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जहाँ से आपको 4 अतिरिक्त क्रेडिट अंक अर्जित करना होगा, वो है स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। भारत सरकार का एक पोर्टल है जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। मुख्य है वो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। तो ये स्वयं और मुक्त हो गया।
क्या पूर्व की तरह संपूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित है? नहीं, देखिए यहाँ पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन पर 30% अंक है और अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70% अंक निर्धारित है। तो ये जो 30 अंक, उसमें 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है और उसके बाद ये जो 10 अंक है वो असाइनमेंट के लिए है। विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये प्रतिशत में आप देखेंगे तो 100 में से आपको 40 प्राप्त करना जरूरी है, दोनों मिलाकर। क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है? बिल्कुल, ये ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है? इस चीज़ को स्टूडेंट खासकर देख ही लें, इसको है ना, नोट कर लें। सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, अतः सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। याद रखेंगे, इस एग्जाम में सतत आंतरिक मूल्यांकन में आपको बैठना ही है। यदि इसमें एब्सेंट रहते हैं तो फिर आगे सेमेस्टर में आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तो ये विद्यार्थी खासकर बिल्कुल ध्यान में देंगे इसको। सतत आंतरिक मूल्यांकन में कितने आंतरिक परीक्षाएं होंगी? क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा? देखते हैं, वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधान अनुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत आंतरिक मूल्यांकन अंतर्गत 2 टेस्ट क्विज परीक्षा में एक असाइनमेंट होगी। 2 टेस्ट क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा असाइनमेंट में प्राप्त अंकों का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ये 2 बार परीक्षा होगी और जिसमें छात्र बेहतर अंक प्राप्त करेंगे उसको ऐड किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित है, जहां 20-20 अंक का 2 टेस्ट परीक्षा और 10 अंक का असाइनमेंट दिया गया। यदि पहला टेस्ट परीक्षा में 12 अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी और दूसरे में 17 अंक प्राप्त करता है और असाइनमेंट में 8 अंक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक 17 पाया है तो 17 और 8 25 अंक, और उसको 30 में से अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा। तो एकदम बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, है ना, जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसी को जोड़ा जाएगा। क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? देखते हैं इसको। यह है कि विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो। बिल्कुल ये अनिवार्य है कि आपको सतत आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में आपकी उपस्थिति हो और आप परीक्षा फॉर्म भरे हो इन सेमेस्टर का और उसका प्रवेश पत्र आपको प्राप्त हुआ, तभी आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। कतिपय कारणों से विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है या पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करता है, तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? तो ये तो हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब दूसरा और पहला सेमेस्टर में कोई अंक प्राप्त नहीं किया है तो तीसरा में कैसे करेगा वो? तो इसके बारे में देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता वो। विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए पहला और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर 50% उसको अंक प्राप्त होने चाहिए, क्रेडिट अंक। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम और द्वितीय दोनों सेमेस्टर को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से उसको न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है, तभी वो थर्ड सेमेस्टर में जाएगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 24-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी? देखिए यहाँ पर है, सत्र 24-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है, नहीं होगा। आगामी सत्र से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू, मतलब इस सत्र तो नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है। उसके बाद है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समस्त प्रावधान है स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्याय विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्वाध्याय विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने हेतु अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, परंतु आरंभ में ही पंजीयन नामांकन कराना होगा, जैसा भी चल रहा है उनका नामांकन, तथा निर्धारित अवधि अंतर्गत उक्त महाविद्यालय जिसमें पंजीबद्ध हुआ है निर्धारित योजना अनुरूप सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होगा। वो आंतरिक मूल्यांकन में उसको भाग लेना जरूरी है। क्या स्वाध्याय विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा? उल्लेखनीय है कि विगत सत्र तक विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता था। पहले केवल परीक्षा फॉर्म भरते थे, परीक्षा दिलाते थे, लेकिन अभी के में क्या है, अगस्त सितंबर में स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय का पंजीयन नामांकन पूर्ण करना होगा। थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी अक्टूबर में चल रहा है, भरा रहा है। पुनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना अनुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जाएगा, बाद में परीक्षा फॉर्म भी भरेंगे इन लोग। उसके बाद है, क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के पालनार्थ स्वाध्याय विद्यार्थियों को भी सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है, जिसका स्वरूप कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। यदि यहाँ वो अब्सेंट होता है तो फिर अगला सेमेस्टर में वो जा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो था आपका, जिसमें ये बताया गया है कि विभिन्न शब्दावली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है और उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। निश्चित रूप से यदि इस वीडियो को छात्र देखेंगे, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हैं, तो निश्चित रूप से उनको जानकारी मिलेगी और उनको गहनता से इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि नया पैटर्न अभी लागू हुआ है नई शिक्षा नीति का। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।